116 है 65 रुपए के भाव पर। क्या उनके लिए क्या राय बनेगी? सर आईडीबीआई बैंक को अगर देखें तो यहाँ पे ऑल्दो आज तो काफी गिरावट देखने को मिली है, और रिसेंट में भी जिस तरीके के करेक्शन इसने फेस किया था वहां पे जाते हुए एक स्टॉक ने करीबन 60 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था। अगर ये लेवल्स अगर होल्ड आउट करता है इन कमिंग डेज तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या एक माइनर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंटली इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आईडीबीआई के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, बट यहाँ पे आपको काफी पेशेंस की तरह रखना पड़ेगा स्टॉक को होल्ड करने में। और मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरीके का 60 रुपए पे लेवल बना है, ये ना टूटते हुए अगर आगे फॉलो अप बाइंग आपको दिखती है तो यहाँ से आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। बट अगर 60 रुपीज का लेवल टूटता है तो यहाँ पे आपको गिरावट भी स्टॉक के अंदर दिख सकती है, जो कि करीबन 52 से 53 रुपए तक स्टॉक को खींच के ले जा सकती है। ओके, ये राय इसमें बन रही है। निधि अग्रवाल के सवाल है, इनके पास एमजीएल, आईजीएल और टाटा केमिकल्स के शेयर हैं। एमजीएल 851 पर है, आईजीएल 430 पर, टाटा केमिकल 1157 पर। क्या करें ये? जी सर, बिल्कुल। सर मेरा मानना है कि जिस तरीके से आईजीएल का जो फॉर्मेशन हुआ है चार्ट्स पे, वो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के बाद में एक थमता हुआ नजर आ रहा है, बट चार्ट जो है वो काफी नेगेटिव है। और मेरा मानना है कि अगर 383 रुपए का लेवल अगर ब्रीच होता है ऑन द डाउन साइड तो यहाँ पे और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, अगर 380 रुपए का लेवल टूटता है तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि वॉच लिस्ट में रखें, और 380 अगर टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट लें। ओके, ये राय बन रही है। अच्छा, डी लिंक पे आपकी क्या राय है? डी लिंक 500 शेयर है 336 के भाव पर। सर 317 के आसपास चल रहा है, और स्टॉक ने करीबन देखा जाए तो करीबन 290 से 295 के आसपास एक सपोर्ट लिया है। ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि बैठता है 330 रुपए के आसपास, जो कि इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। स्टॉक ने हाल फिलहाल ही एक अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है। अब देखना होगा कि 330 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो वहां से जरूर एक बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को करीबन 350 से 360 के लेवल तक ले जा सकती है। तो वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें, और अगर नीचे के साइड में अगर 300 का लेवल टूटता है तो जरूर आप वहां से एग्जिट लें, क्योंकि वहां से गिरावट भी आ सकती है जो कि स्टॉक को करीबन 270 रुपए तक के लेवल तक ले जा सकती है। अच्छा, एसबीआई आज करीब 3% नीचे 567 पे ट्रेड कर रहा है, और एसबीआई से जुड़ा ही सवाल है विशाल दिवाकर का। इनके पास मेरा पिक आई थिंक यस लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड करे 1050 पर, स्टॉप होगा 1040 पर, टारगेट होगा 1080। अच्छी तेजी मिल सकती है क्योंकि बेस बहुत बढ़िया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। बाय कॉल गाबा साहब दे रहे हैं एकदम फ्राइडे मॉर्निंग को, और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अच्छी खासी बनी भी है। मानस, आपका ओपनिंग टिक क्या है क्विक सिग्नल? देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिन पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। कल के सेशन में कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक पॉज देखने को मिला, लेकिन आज फिर से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसलिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 464 के रहेंगे, और 485 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 470 वाला खरीद सकते हैं। 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, और 18 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा एनबीएफसी है, पर डरिएगा मत। हाउसिंग लोन पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में ये नहीं आता है। निफ्टी स्टिल बेटर है, याद रखिएगा। अदर सेक्टर्स का इम्पैक्ट इस पर क्लियरली विजिबल है, ब्रेथ थोड़ी सी अच्छी है, तो निफ्टी उसका एडवांटेज कैरी कर रहा है, बट एज ऑफ नाउ नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक। अगला ट्रेड पिक करते हैं आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, इंडिगो में खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडिगो एयरलाइंस में जिस आपका मूव इंडिगो में आप देखने मिल रहा है, क्रूड की गिरावट का एक क्लियर बेनिफिशियरी भी बनता है ये, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 2550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है कि इसमें 2650 का फर्स्ट टारगेट, 2680 के सेकंड टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो 2600 आगे 2680 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर क्लियरली। प्रशांत सावंत, आपका क्विक सिंगल? जी हर्षा जी, मेरी पिक भी इंडिगो ही थी, तो अब मैं नेक्स्ट पिक जो लेना चाहूंगा वो होगी ग्रासिम। करीबन 1955 पे ये ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1930 1930 का,
जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 1985 1985 से लेके 1990 1990 के 1953 पे ग्रासिम आपका बाय है। फिर निफ्टी लेके आइएगा, आखिरी का कल का हमारा जो क्लोज का क्लस्टर था उसको निफ्टी रिगेन करता हुआ, दैट्स गुड। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर डाइवर्जेंस है इस वक्त। अब आते हैं राजेश सतपुरे जी की कॉल के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है एस्ट्रल पे। एस्ट्रल पे 2-3 दिनों से मैं यहाँ पे नजर रखे हुए हूँ। आज देखिए इसमें एक रेंज ब्रेकआउट है। जो फॉर्मेशन था एक साइडवेज था, और साइडवेज का जो रेजिस्टेंस था वो 1900 के आसपास था, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे। 1916 पे ये चल रहा है, तो एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट मिल रहा है। टारगेट होगा 1960 to 1980। तो इट्स अ बाय इन एस्ट्रल। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 1890। तो ये सारे वो ट्रेड्स सभी तेजी वाले ट्रेड्स, लेकिन हमारी नजरें मंदी वाले सौदों पर भी जा रही है। पार्थिव आरबीएल बैंक बड़ा नॉक, 8% नीचे वायदे में। एसबीआई कार्ड फिर उसके बाद 6.5% का नुकसान। एबी कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग, सब में हम देख रहे हैं भारी गिरावट। और बजाज फाइनेंस, पहले तो बजाज फाइनेंस पर आपकी क्या राय रहेगी? परसों वो अपडेट आया कि 2 प्रोडक्ट्स पर लेंडिंग डिजिटली रोक दी गई है, और आज ये रिस्क वेट वाला मामला आया। यहाँ पर करना क्या है? कंस्ट्रिंग स्टॉक कल घूमा अच्छे से, आज टिकेगा या नहीं पॉजिटिव में? हमारा व्यू पॉजिटिव है, और ये जो करेक्शन है उसका डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को लाभ उठा के बाय करनी चाहिए। सिंपल रीजन, बजाज फाइनेंस अनलाइक दूसरे जो एनबीएफसी है उसके पास एक क्षमता है बहुत अच्छा कैपिटल रेज करने की एट रिलेटिवली ऑप्टिमम कॉस्ट। ये इम्पैक्ट के बाद भी उसका CET1 रेशियो करीबन 21-21.5 के आसपास है, जो रेगुलेटरी हर्डल से काफी ऊपर है। और हमेशा बजाज फाइनेंस में मैनेजमेंट ने भी ये बताया कि जो कंज्यूमर फाइनेंस सेंट्रिक जो लोन है और जो बिजनेस मॉडल उसके सेंटर्ड है, उनको थोड़ा डी-रिस्क करके थोड़ा डिवर्सिफाई भी करना है, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली जब भी बजाज फाइनेंस में कोई भी रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से बड़ा करेक्शन आया है, तो हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स हैव लैच अप टू द स्टॉक और बॉट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर 5% जितना करेक्शन आता है तो आई थिंक वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अट्रैक्टिव हो जाता है। और इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बिजनेस मॉडल में कोई बड़ा चेंज होगा। डेफिनेटली जो ईएमआई रिलेटेड जो सैंक्शनिंग है उसमें उनको आई थिंक जो भी चेंजेस करने वो लोग कर पाएंगे, दे हैव दैट टीम। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।